इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एक भारत श्रेष्ठ भारत। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। बीजेपी कौमी आमला और काउंसिल का सैरोजा इजलास दिल्ली में हो रहा है। इजलास में आइंदा आम इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली तय की जानी है। बीजेपी इजलास में आम इंतखाबात के लिए बनाए गए एक वोट एक नोट मिशन 272 प्लस तशहीर और मोदी फॉर पीएम फंड को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन और आम इंतखाबात से पहले तमाम देहातों तक पहुंचने के मंसूबों को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में मुकर्रीन ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के वज़ीर आला की खूब तारीफ की। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश सदर हर्षवर्धन के काम की भी तारीफ की गई। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी पार्टी के बारे में सोचो, हम लोगों ने यूनानिमसली विदाउट एनी हेजिटेशन डिसाइड कर लिया है कि नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री लोगों के सामने रखा है। लोग उनको पसंद करते हैं कि लोकसभा के राह में क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का क्या निदान है, इस पर विचार करके आगे का रास्ता सुगम हो, ये निर्णय करने के लिए तो हम लोग बैठे हैं। और श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में देश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो संकल्प हमने लिया है इस देश के किसान के खेत को पानी, 24 घंटे बिजली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें और बहन बेटियों को सुरक्षा, ये संकल्प मोदी जी का है। इस संकल्प के साथ हम देश की जनता के बीच में जा रहे हैं। पुंछ के चकंदा बाग में हिंद पाक के बीच ब्रिगेड कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दोनों ममालिक के फौजी सरबराहों के बीच फायरबंदी माहिदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। फौजी तर्जुमान के मुताबिक कृष्णा घाटी में हालिया दरअंदाजी और फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का मामला भी मीटिंग में उठाया गया। दोनों मुल्कों के बीच साजगार माहौल में बातचीत हुई। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की तशवीश को दूर करने पर रजामंदी भी जाहिर की। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी और मिलिटेंट वाकयात में आई कमी के सिलसिले में उमर अब्दुल्ला ने शिंदे से तबादला ख्याल किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो रियासत के हालात से मुतमईन है। Home Minister, two issues about Jammu and Kashmir perceptions need to be corrected. One, year on year there was a decline in infiltration last year, and year on year there was a decline in levels of militant violence in Jammu and Kashmir last year. The only parameter that saw an increase, and saw a sharp increase unfortunately, was the death of security forces. We have to do whatever we can to ensure that this year we don't see a similar situation where security force casualties are as high as they are. Otherwise, I'm very satisfied with the direction in which the state is headed, both in terms of infiltration as well as levels of violence. दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का इंतकाल हो गया है। वो 98 बरस के थे। सैयदना बुरहानुद्दीन दाऊदी बोहरा फिरके के 92वें रूहानी पेशवा थे। मुंबई में उनका मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल हुआ। उनके पसमानगान में 7 बेटे और 3 बेटियां हैं। सैयदना बुरहानुद्दीन
6 मार्च 1915 को सूरत में पैदा हुए थे। जराये के मुताबिक उन्होंने अपनी हयात में ही अपने दूसरे बेटे मुफज्जिल सैफुद्दीन को अपना जानशीन भी मुकर्रर कर दिया था। उधर बोहरा रहनुमा की मौत पर रांची में उनके अकीदतमंदों ने सीना कोबी की और गम मनाया। उन्होंने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि उनका विसाल पूरे मुल्क के लिए अफसोसनाक वाक़या है। इनका गम हम लोग कभी भी भुला नहीं सकते, ये हमारे दिल में बसे हुए हैं। गम हमसे पूरी दुनिया को इसका गम होगा, पूरी कायनात उनके बिना अधेरी हो गई। परवरदिगार उनको जन्नत नसीब करे। हमारे रुकने पूरा सिफाना अपना बात हमें केम गम कर पुलिस। और अब पेश है आज की तिरछी नजर। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस आज चुनावी जंग की ओर कूच कर गई है। उसने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। सोनिया गांधी ने सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबले का आह्वान किया तो चिदंबरम ने युवा टिकट या कि नौजवानों को आगे करने की जरूरत बताई। कार्य समिति की बैठक और एआईसीसी के अधिवेशन में जो हुआ, जो प्रस्ताव बने, उसका लब्बो-लुआब राहुल गांधी की कमान है। वे कांग्रेस के सेनापति है, मगर बिना घोषणा के। वे ही मुख्य प्रचारक होंगे, वे ही रणनीति बनाएंगे, वे ही कांग्रेस को चुनाव लड़ाएंगे। पर नरेंद्र मोदी के आगे वे नहीं, बल्कि पार्टी खड़ी दिखलाई देगी। यह कार्य समिति और एआईसीसी के विचार मंथन और चिंतन का अहम पहलू है। भाजपा ने चुनावी जंग को व्यक्ति केंद्रित बनाया तो कांग्रेस ने पार्टी केंद्रित तैयारी की है। उसने सेकुलर ताकतों को आह्वान किया है। वह गैर एनडीए पार्टियों को नरेंद्र मोदी का डर दिखाएगी। यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित होते तो बाकी पार्टियां बिदकती। मतलब भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी तुरप है तो कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ राजनीतिक ग्रांड अलायंस की सोची है। इसके गहरे राजनीतिक मायने हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं।
कांग्रेस अगले लोकसभा इलेक्शन के लिए वजारत उज़्मा के दावेदार का नाम नहीं पेश करेगी। राहुल गांधी इलेक्शन लड़वाएंगे और गैर एलानिया दावेदार रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी तन्हा एलानिया उम्मीदवार होंगे। भले कांग्रेस ने बराह रास्त उनकी दावेदारी को चैलेंज नहीं किया है, लेकिन अलग अलग रियासतों के इलाकाई लीडर अपने अपने अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली तक कई इलाकाई रहनुमा दावेदार बने हैं। मराठा इलाकाई रहनुमा शरद पवार ने भी दावेदारी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वो भी राहुल की तरह गैर एलानिया दावेदार हैं। मोदी को दावेदार के तौर पर पेश कर ताल ठोक कर चैलेंज करने वाले पहले रहनुमा मुलायम सिंह यादव हैं। वो हर स्टेज से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और वोटरों से वजीर आजम बनाए जाने की अपील कर रहे हैं। दूसरी इलाकाई रहनुमा मायावती हैं। उन्होंने अपने यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा रैली में दलित मुसलमानों के इत्तेहाद से वजीर आजम बनने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। उनको कांग्रेस की हिमायत का भरोसा है। तीसरी इलाकाई रहनुमा जयललिता हैं। उन्होंने खुद को वजीर आजम के ओहदे के दावेदार के तौर पर पेश किया है। मोदी के नाम पर मुहर लगाने के बजाय उन्होंने अपनी दावेदारी आगे की है। उनको लगता है कि बीजेपी की हुकूमत नहीं बनी तो वो उनकी हुकूमत बनवाएगी। इनके अलावा अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी गैर एलानिया दावेदार हैं। आम आदमी पार्टी की ख्वाहिशात बढ़ती ही जा रही हैं और साथ ही पार्टी चलाने और पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ने के लिए चंदे की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। जब तक पार्टी दिल्ली में काम कर रही थी तब तक 4 या 5 लाख रुपए हर दिन मिलने वाले चंदे से उसका काम चल रहा था, या दिल्ली के इलेक्शन में उसका काम 20 करोड़ रुपए से चल गया था। लेकिन अब मुल्क भर में इलेक्शन लड़ना है, जिसके लिए पार्टी को कम से कम 400 करोड़ रुपए की जरूरत बताई जा रही है। आपने पहले 100 मुंतखब हुई सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। इसके बाद ये तादाद 200 तक पहुँची और अब 400 सीटों तक पहुँच गई है। आपने लगभग पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। आप जराये के मुताबिक पार्टी हर उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन की तय हद के मुताबिक यानी 60 लाख रुपए देगी। इस लिहाज से 400 उम्मीदवारों को करीब 250 करोड़ रुपए देने होंगे। इसके अलावा पार्टी के मरकजी कमेटी और स्टार कैंपेनरों का खर्च अलग होगा। चुनांचा पार्टी अब कारपोरेट घरानों से चंदा लेने की तैयारियां कर रही है। बताया जा रहा है कि फेयर प्रैक्टिस करने वाले यानी साफ सुथरे तरीके से कारोबार करने का दावा करने वाले कई बड़े घराने पहले से ही केजरीवाल के राब्ते में है और पार्टी उनसे चेक के जरिए चंदा लेकर उसे मंजर आम पर रखेगी। दूसरी पार्टियों और आप का फर्क कम होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अक्सर ये इल्जाम लगता रहा है कि उसकी सियासत नागपुर से मुनज़्ज़म होती है और उसके कामकाज पर संघ का असर रसूख रहता है। आज भी पार्टी लीडरान को इस पर वजाहत करनी पड़ती है, लेकिन अब संघ के अलावा मुल्क के कुछ मजहबी, रूहानी पेशवाओं और समाजी कारकुनान के किरदार को लेकर भी वजाहत करनी पड़ेगी। लोकसभा इलेक्शन से पहले मुल्क के 2 सबसे मशहूर रूहानी मजहबी पेशवा बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर ने बीजेपी के तई हमदर्दी का इजहार किया है। दोनों ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के इम्कानात को खारिज किया है और अपनी ताकत बीजेपी के पीछे लगाई है। इसका बीजेपी को यकीनी तौर से वोटों के सेंट्रलाइजेशन में फायदा मिलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इन दोनों रूहानी पेशवाओं की नजर मुल्क की कई लोकसभा सीटों पर है जहां वो अपने शागिर्दों को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। बिहार के असेंबली इलेक्शन में श्री श्री ने अपने एक शागिर्द को टिकट दिलवाया था, जिसे लेकर काफी तनाजा खड़ा हुआ था। इस बार वो मशरकी दिल्ली की सीट समेत कई सीटों पर उम्मीदवारों की सिफारिश कर चुके हैं। बाबा रामदेव और मशहूर समाजी कारकुन अन्ना हजारे के भी कई चाहने वाले बीजेपी से टिकट हासिल करने का इंतजाम करने में लगे हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने वजारत उज़्मा के दावेदार नहीं बनने के फैसले को इंसाफ पर मबनी ठहराते हुए कहा है कि हिंदुस्तान के आईन में लिखा है कि मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ही अपना वजीर आजम चुनते हैं। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के एक रोजा कन्वेंशन के इख्तितामी खिताब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2014 का इंतखाब जीतेगी और उसके मेंबरान पार्लियामेंट अपना वजीर आजम मुंतखब करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी गुज़िश्ता 5 इलेक्शन वजीर आजम के ओहदे के दावेदार के नाम का ऐलान करके
लड़ी है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस एक सोच है और वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। राहुल गांधी ने वजीर आजम मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की और कहा कि उनकी क़यादत वाली यूपीए हुकूमत ने बदनवानी से मुकाबले के लिए कई कारगर तरीके अपनाए हैं। राहुल ने जन लोकपाल बिल का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरे लोग इस पर तमाशा करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने इसे मंजूर किया। उन्होंने कांग्रेस क़यादत वाली हुकूमत की कामयाबियां बताते हुए इत्तलात के अख्तियारात के कानून से लेकर खुराक तहफ़्फ़ुज़ कानून तक का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस में अगले इलेक्शन के लिए टिकट तकसीम का तरीका बदलते हुए कहा कि वो बिल्कुल जमीनी सतह से रिपोर्ट लेंगे और लोगों की राय से उम्मीदवार तय किए जाएंगे। राहुल गांधी ने महंगाई और आम लोगों की मुश्किलात की जानिब तवज्जो दिलाते हुए कहा कि हुकूमत को सस्ते सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करनी चाहिए। अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने बदनवानी और महंगाई जैसे इश्यूज से ध्यान हटाते हुए अपना एजेंडा वाज़ेह कर दिया है। कांग्रेस कन्वेंशन के इफ्तिताही खिताब में कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने कहा कि अगला इलेक्शन फिरका परस्ती बनाम सेकुलरिज्म के बीच होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के सामने असली खतरा फिरका परस्ती का है। सोनिया गांधी ने इत्तेहाद के बारे में भी अपनी राय वाज़ेह कर दी। उन्होंने तमाम सेकुलर ताकतों से मुत्तहिद होने और फिरका परस्त ताकतों को रोकने की अपील की। कांग्रेस सरबराह ने वजीर आजम के कामकाज की तारीफ की और कहा कि यूपीए हुकूमत ने बदनवानी को रोकने के लिए कई कानून मंजूर किए हैं। उन्होंने पार्टियों से पार्लियामेंट के अगले इजलास में बदनवानी मुखालिफ बिलों को पास कराने की भी अपील की। सोनिया गांधी ने महंगाई की फिक्र को तस्लीम किया और ये भी कहा कि आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से हुकूमत के कामकाज में कुछ कमी रह गई थी। सोनिया गांधी ने भी राहुल गांधी को वजारत उस्मा का दावेदार नहीं बनाए जाने के फैसले को दुरुस्त ठहराते हुए कहा कि यह फैसला कतई और आखिरी है। अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर रहे कांग्रेसी रहनुमा मनीशंकर अय्यर ने अपने खिताब में नरेंद्र मोदी को लेकर फिर एक मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो दावा कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में कभी भी मुल्क के वजीर आजम नहीं बन सकते। उन्होंने आगे मोदी के चाय बेचने के पुराने पेशे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो कांग्रेस के कन्वेंशन में चाय बेचने के लिए आना चाहते हैं तो कांग्रेस इसका बंदोबस्त करा सकती है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजेपी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर दिया गया ये बयान कांग्रेस की मायूसी का सबसे घटिया नमूना है। कांग्रेस की हलीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि मोदी की पुरानी जिंदगी को लेकर इस तरह की बातें करना बहुत ही गलत है। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रही है। उसकी मायूसी साफ तौर पर नजर आ रही है, इसलिए वो नहीं चाहती है कि किसी भी कीमत पर मरकज में नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मजबूत हुकूमत बने। पार्टी की कौमी मजलिस आमला के इजलास में इफ्तिताही खिताब के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपनी शिकस्त तय मान कर चल रही है, इसलिए चाहती है कि कोई मजबूर हुकूमत बनवाई जाए ताकि उसे जब चाहे तब कमजोर किया जा सके। पार्टी तर्जमान प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पार्टी सदर ने कहा है कि कांग्रेस मोदी को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाएगी। राजनाथ सिंह ने मरकज की यूपीए हुकूमत पर तनकीद करते हुए ये भी कहा कि यूपीए नहीं एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई है। आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने दिल्ली पुलिस के साथ आमने सामने का टकराव का ऐलान करते हुए कहा है कि आपकी हुकूमत शीला दीक्षित की हुकूमत की तरह नहीं है जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी और दिल्ली में नज्म नस्क की हालत को बिगड़ने देगी। आप हुकूमत के सीनियर वजीर मनीष सिसोदिया ने कहा कि भले ही दिल्ली पुलिस दिल्ली हुकूमत के तहत नहीं आती है, लेकिन आपकी हुकूमत पुलिस को ठीक कर देगी। हुकूमत ने 4 पुलिस अफसरान को हटाने और उनको सजा देने का मामला मरकजी वजीर दाखिला के सामने उठाने का फैसला किया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सरबराह ने इन अफसरान पर कार्रवाई किए जाने के मुतालबे को खारिज कर दिया है। हुकूमत चाहती है कि उसके 2 वज़रा सोमनाथ भारती और राखी बिरड़ा की शिकायत पर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक 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 यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते हैं।
अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू के इस खास बुलेटिन में आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि मरकजी वजीर शशि थरूर की एहलिया सुनंदा पुष्कर एक 5 स्टार होटल में मुर्दा पाई गई हैं। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि कल ही ट्वीट जंग में फंसे मरकजी वजीर शशि थरूर ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बताया था। अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशहाली के बारे में शशि थरूर और उनकी एहलिया सुनंदा की तरफ से मुश्तरका बयान भी जारी किया गया था, और आज सुनंदा पुष्कर एक 5 स्टार होटल में मुर्दा पाई गई हैं। हम आपको बता दें कि यह मामला थरूर के ट्विटर अकाउंट के हैक किए जाने से शुरू हुआ था। दरअसल किसी ने थरूर का ट्विटर अकाउंट हैक करके पाकिस्तान की कॉलम निगार मेहर तर्रार को मोहब्बत भरे पैगाम भेजे थे। उधर थरूर की एहलिया सुनंदा ने मेहर तर्रार पर अपने शौहर पर डोरे डालने का इल्जाम लगाते हुए ट्वीट जंग छेड़ दी थी, और आज सुनंदा पुष्कर एक 5 स्टार होटल में मुर्दा पाई गई हैं। हम आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। और नाज़रीन, इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए हम बात करेंगे दिल्ली में मौजूद अपने नुमाइंदे शैलेंद्र से, और ये हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सुनंदा पुष्कर मुर्दा पाई गई हैं। और बात करेंगे अपने नुमाइंदे शैलेंद्र से। जी शैलेंद्र, इस वक्त की ताजा अपडेट बताइए। जी हाँ, आपको बता दें कि कल जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद आज जो शॉकिंग न्यूज जो यहाँ पर सामने आ रही है कि सुनंदा पुष्कर जो कि शशि थरूर की पत्नी है, उनका शव, उनकी बॉडी यहाँ दिल्ली के चाणक्यपुरी में इलाके में जो नीला होटल है, वहां पर रूम नंबर 345 में उनकी बॉडी पाई गई है। हालांकि खबरें जो मिल रही है उसके हिसाब से सुनंदा ने कल शाम को ये कमरा बुक किया था, और कल शाम से ही वो इस कमरे में थी, और आज दिन भर उस कमरे में कोई नहीं गया, उन्होंने किसी को कॉल नहीं किया, जिसके बाद आज शाम को जब जबरदस्ती खोला गया तो उनकी बॉडी अंदर पाई गई। अभी फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, और जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी जांच फिलहाल चल रही है, लेकिन अब तक मौत का कारण सामने नहीं आ पाया है, और पूरे जो वजूहात जो है इस मौत के पीछे वो अब तक सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल पुलिस जो है वो शशि थरूर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है उनके मोबाइल पे। अभी तक ये पता नहीं कर पाया है कि जो इनके वजूहात, इनके जो कारण है वो क्या है इनकी मौत के। और कल जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था तो कहीं ना कहीं शक है कि हो सकता है कि सुनंदा ने सुसाइड किया हो, उन्होंने अपनी जान खुद ली हो, लेकिन इसका भी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है ना? जी शैलेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की खबरें आ रही थी कि ट्विटर की एक जंग सी छिड़ गई थी दोनों तरफ से, तो वो पूरा मामला क्या था?
देखिए, शशि थरूर हमेशा से ही कंट्रोवर्सी में रहे हैं, खासतौर पे उनके ट्विटर अकाउंट को लेके, जैसे वो बार बार ट्वीट करते हैं, उनके नाम भी ट्विटर थरूर भी बढ़ गया था बीच में एक बार। लेकिन जिस तरह से कल एक बदसूरत सा मामला पूरा सामने आया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में जिस तरह से पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं उनका नाम बताया जा रहा था, जो मेहर तरार है, जो पाकिस्तान के एक अखबार में, एक मैगजीन में वो कॉलम लिखती हैं। लेकिन ये मामला सामने तब आया था कि जब ये खबरें सामने आई थी कि शशि थरूर की जो पत्नी है सुनंदा पुष्कर, जिनकी आज मौत हो गई, सुनंदा पुष्कर और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के बीच में ट्विटर पर एक बहस छिड़ गई, एक दूसरे पर वो एलिगेशन लगाने लगे और यहाँ तक की बात आ गई। जो शशि थरूर का अकाउंट था ट्विटर का, वो तक हैक होने की बात आई सामने। लेकिन इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद दोनों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया, शशि थरूर और उनकी पत्नी ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया कि इनकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है और वो अपनी जिंदगी से खुश हैं। और सुनंदा ने ये बात तक भी कह दी थी एक टीवी पे एक इंटरव्यू में कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश हैं और वो शशि थरूर को छोड़ने का उनका कोई ऐसा मन नहीं है और जैसी जिंदगी जी रही है उससे वो फिलहाल खुश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगले ही दिन सुनंदा की लाश का इस तरह से एक होटल के अंदर मिलना कहीं सवाल खड़े करता है। पर फिलहाल जो कंट्रोवर्सी थी उस पर तो कल फुल स्टॉप लग गया था। जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है उन्होंने भी कह दिया था कि वो शशि थरूर को पसंद करती हैं, उनकी इज्जत करती हैं, लेकिन उनके साथ उनके मन में कोई इस तरह के फीलिंग्स नहीं है थरूर के लिए। लेकिन अब इस पूरी कंट्रोवर्सी का जिस तरह से लाश मिलती है सुनंदा पुष्कर की, इससे कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या सुनंदा ने अपनी जान खुद ली है, क्या उन्होंने खुदकुशी की है या फिर उनकी मौत के पीछे कोई और कारण है। जी शैलेंद्र, तो ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि मौत की असल वजह क्या है। अब आपसे जरा जानना चाहेंगे सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के बारे में, क्योंकि ये जो दोनों लोग थे, ये जो जोड़ा था, ये काफी हाई प्रोफाइल माना जाता है और सोसाइटी में काफी पेश भी रहता था। तो इस वक्त वहां पर किस तरह के लोग नजर आ रहे हैं? देखिए, फिलहाल क्योंकि सुनंदा पुष्कर वहां पे होटल में कल शाम से ही थी, उनके साथ कौन लोग गए थे अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस इस वक्त फिलहाल मौके पर है और होटल के स्टाफ ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया है। तो जाहिर तौर पर अभी सुनंदा के जो रिलेटिव्स हैं, खासतौर पर उनके फादर जो कि जम्मू में ही बताया जाता है, उनका घर जम्मू में ही है, तो वो देखना होगा कि वो कब आते हैं। फिलहाल मौके पे इनको इन्फॉर्म किया जाता है या नहीं। हालांकि शशि थरूर को खबर ये आ रही है कि शशि थरूर को कांटेक्ट कर लिया गया है, लेकिन इनके फर्स्ट रिएक्शन क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन इस पूरे मामले की फिलहाल जांच हो रही है। वही जो पुलिस सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि होटल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा थे उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि क्या कोई उनसे मिलने के लिए गया था होटल में दिन में आज, या वो किसी तनाव में थी जिनके चलते ये आज वाक़ा सामने आया है। पर फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल होगा। और अगर हम उनकी शादी की बात करें तो उनकी शादी भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई थी। जिस वक्त शशि थरूर ने शादी की थी सुनंदा पुष्कर से, उस वक्त उस शादी के कुछ वक्त बाद ही उनको मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा था। वो MOS फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट पर थे, फॉरेन मिनिस्ट्री में वो MOS थे। जिसके बाद उनकी कंट्रोवर्सी IPL की कोची टीम से जुड़ा हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था जिनके उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर के नाम पे है, जिसको बार बार डिनाई करते रहे। बाद में उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। एक बार फिल्म से जब वापसी उनकी हुई HRD मिनिस्टर में MOS के तौर पे, उसके बाद उनकी जो जगह जो जब जाते थे उनकी प्रेजेंस कई मौकों पर साथ देखी गई। वो कहीं बहुत सारे इवेंट्स में वो साथ नजर में आए, चाहे 5 स्टार होटल्स में हो, पब्लिक गैदरिंग्स में हो। उनकी जो जोड़ी थी वो हमेशा साथ में रही है। लेकिन कल जिस तरह से कंट्रोवर्सी सामने आई है तो एक बार फिर इनके रिश्ते पर कई सवाल खड़े हुए हैं। और आज जब इनकी बॉडी यहाँ होटल से मिली है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सुनंदा पुष्कर वाकई में खुश थी थरूर के इस जो खुलासे जो सामने आए थे, जो एलिगेशन उन पर लगे थे कि उनके रिश्ते कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जर्नलिस्ट मेहर के साथ थे। हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं हो पाई और कल एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी दे दिया था दोनों ने कि दोनों के रिश्ते जो है एक पति पत्नी के तौर पर नॉर्मल है। तो ऐसे में ये एक बड़ी खबर है कि सुनंदा पुष्कर की बॉडी इस तरह से होटल में मिलना, इसके पीछे क्या कारण है इस पर अभी फिलहाल पुलिस कुछ कहने से कतरा रही, कुछ साफ नहीं कर पा रही है। हालांकि पूरे की मामले की भी जांच चल रही है। और 2010 में शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की शादी हुई थी। जी शैलेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, और कांग्रेस के लिए किस तरह का वक्त ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि काफी सेंसिटिव मामला बन गया है अब ये।
जी बिल्कुल, शशि थरूर जिस तरह से हमेशा से ही कांग्रेस के लिए एक कंट्रोवर्सी के तौर पर उनको देखा गया है। जब भी उनके स्टेटमेंट आए हैं, जैसे उन्होंने पहले भी ऐसे कुछ कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दिए थे जिनके चलते कांग्रेस के कुछ नेता भी उनके खिलाफ थे, जो उनके हक में थे। हालांकि जो सुनंदा पुष्कर का मामला है वो कहीं ना कहीं उनका पर्सनल मामला है, उनका निजी मामला, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये एक दुख की घड़ी है शशि थरूर के लिए, जिन्होंने एक लंबे इंतजार के बाद सुनंदा से शादी की थी। हालांकि एक लव अफेयर के बाद माना जाता है कि उनका एक काफी लंबे अरसे तक उनका लव अफेयर चला था। सुनंदा का जो है विदेश में बिजनेस था, वो एक बिजनेस वुमन है, जिसके बाद उनकी शादी एक लंबे अरसे के लव अफेयर के बाद उनकी शादी शशि थरूर के साथ हुई थी। केरल में उनकी शादी हुई थी, प्रॉपर ट्रेडिशन के साथ हुई थी। लेकिन एक दुख की घड़ी है शशि थरूर के लिए। जाहिर तौर पर कांग्रेस के नेता है, तो कांग्रेस में भी जब ये खबर पहुंचेगी तो जाहिर तौर पर